पायल खामोशी से जाने लगी तो डाकू ने उसका रास्ता रोका। कहाँ जा रही है खूबसूरत कन्हैया? अब तो मुझसे बच नहीं सकती। तेरे हाथ में जो खूबसूरत कड़ा है बड़ा ही चमकता है, उसे मुझे दे दे वरना अच्छा ना होगा। दूर हट जाओ मुझसे, करीब मत आना वरना तुम्हारे साथ अच्छा ना होगा। अब पायल अपनी झोपड़ी की ओर भागी और डाकू उसके पीछे पीछे भागा। आज हम इस जंगल में हिरन का शिकार करने आ ही गए। अब कई रोज हमारा बसेरा जंगल में ही होगा। वाह क्या सुहाना मौसम है, मन खुश हो रहा है। बादशाह को अचानक दरिया पर एक गाय दिखाई दी जो जल पी रही थी। अरे वाह, शिकार तो हरण का करना था, मगर चलो हरण ना सही गाय ही सही। बड़ी ही प्यासी गाय है। चल तू अब बादशाह का पहला शिकार बन जा। तेरी प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझा देता हूँ। अब स्वर्ग जाकर ही जल पीना। दरअसल बादशाह बहुत बेरहम था और उसके मन में इंसान हो या हैवान किसी के लिए रहम ना था। बादशाह को कई दिन जंगल में बीत गए और एक रोज अचानक बादशाह सलामत, आपको एक खबर देना है। यकीनन आप इस खबर को सुनकर निराश भी होंगे और नाराज भी, मगर मैं मजबूर और निर्दोष हूँ। मलिका का हुक्म है कि आपको इस खबर से आगाह करूँ। आप नाराज होकर मुझे कोई सजा ना दे बैठिएगा, मेरा कोई दोष नहीं। ज्यादा पहेलियां ना बुझो, जल्दी बोल क्या खबर। बादशाह सलामत, आप एक पुत्री के पिता बन चुके हैं। अरे ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने पुत्र की जगह पुत्री को जन्म दे दिया मलिकाए आलिया। मत भूलें, हमें सिवाय पुत्र के कोई औलाद नहीं चाहिए। पुत्रियां हमें सख्त नापसंद हैं। पुत्र नस्ल चलाता है। मेरी सारी जायदाद का वाली वारिस मेरा पुत्र ही होगा। कान खोल के सुन लें कि मैं बादशाह करमदास पुत्री को सिर्फ और सिर्फ एक संकट समझता हूँ और कुछ नहीं। ऐसा ना कहिए बादशाह सलामत, रब को बुरा लगता है। बादशाह ने कभी अपनी पुत्री की शक्ल ना देखी और उसका कमरा भी महल में दूर बनवाया। पुत्री की परवरिश सिर्फ उसकी माँ करती और उसकी तरबियत की जिम्मेदार भी सिर्फ पुत्री की माँ ही थी। मुझे माफ करना पुत्री कि तेरे पिताजी तुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते और तेरी ओर देखना भी उनको गवारा नहीं। बस आज से तेरी माता भी मैं ही हूँ और तेरे पिताजी बनकर भी मैं ही तुझे पालूंगी। तू मेरी लाडली पुत्री है। तेरे पुत्री के कारण मेरी जिंदगी बदल गई। खुशियों ने मेरी ओर आना शुरू कर दिया। मेरी उदास जिंदगी में बहार आ गई। इसीलिए इस पुत्री का नाम मैं पायल रखूंगी। अब समय बीतता गया और सालों बीत जाने के बाद पायल 18 वर्ष की हो गई और माँ ने अपनी पुत्री पायल की परवरिश की। पायल एक खूबसूरत और होनहार पुत्री थी। ये ऋषि भोजन लेके अब तक ना आई। मेरा काम भी खत्म होने वाला है, न जाने कहाँ रह गई। भूख से जान निकली जाती है, प्यास भी लग रही है। ऐसा करता हूँ दरिया का जल पीकर गुजारा करता हूँ। अभी किसान दरिया पर गया ही था कि पीछे से उसकी पत्नी रोशी आ गई। कहाँ हो तुम कबीर, कहीं नजर नहीं आते? अरे यहाँ हूँ, दरिया पर जल पी रहा हूँ। तुम भोजन लेके यहीं पर आ जाओ। आज ताजा हवा और दरिया के पास ही भोजन खाऊंगा। आज तो जल का समा अजीब है। दरिया की मौजें कैसा झूम रही हैं। अच्छा चलो मैं आती हूँ। सुनो जी, आज भोजन लाने में इसलिए देर हो गई क्योंकि आज मेरी आंख लग गई तो एक अजीब सा सपना देखा। आज दिन दहाड़े सपना आ गया था। मजाक ना उड़ाओ, मेरा सपना सुनो। कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं। बताओ बताओ। मेरे सपने में एक सोने का पक्षी उड़ता हुआ आया और मुझसे कहा मेरी रक्षा करना, मैं तुम्हारी हर आरज़ू को पूरा करूंगी। फिर मेरी आंख खुल गई। सपना सपना ही होता है, कभी पूरा नहीं होता। जैसे मेरा पिता बनने का सपना आज तक पूरा ना हुआ। काश कोई मुझे भी पिताजी कहकर पुकारता, मगर ऊपर वाले तेरी शान, जैसी तेरी मर्जी। और मुझे कोई माँ कहकर बुलाता,
फिर मैं दौड़ती दौड़ती उसके पीछे चली जाती, उससे खेलती, बातें करती। मेरे माता पिता बनने की इच्छा ना जाने कब पूरी होगी। हमारे तो माता पिता बनने की उम्र भी गुजर रही है। अभी किसान और उसकी पत्नी ये दुख भरी बातें कर ही रहे थे कि उन दोनों के कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज आई। मुझे किसी लड़की का रोना सुनाई देता है, लगता है कोई रो रहा है। पिता बनने की आरज़ू में अब तुमको आवाजें भी आने लगी, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। तुझे तो बस माँ बने के सपने आते हैं, मगर मुझे सच में दरिया की दिशा से आवाज आ रही है। मुझे लगता है किसी लड़की पर कोई संकट आ गई है। मुझे उसकी दुर्घटना को दूर करना होगा। तुमने तुमने सच कहा था कबीर, यहाँ तो एक सुंदरता की देवी बेटी रो रही है। जल्दी चलो इसके पास, इसके रोने का कारण पूछे। इसे देखकर तरस आता है, इसके रोने की आवाज में बड़ा दर्द छुपा है। किसान दरिया की ओर बढ़ा तो उसने दरिया के किनारे एक लड़की को रोते देखा। किसान और उसकी पत्नी लड़की के करीब गए, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। पुत्री, तू कौन है? बोल, तेरे माता पिता कहाँ हैं? अब किसान के सवाल पर पायल सर उठाती है तो रोशी और किसान को पायल के रूप में एक परी जैसी खूबसूरत लड़की नजर आती है। और पायल किसान और रोशी से कहती है, मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरे पिता बादशाह सलामत है। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि उनके आंगन में पुत्री का जन्म हो, मगर कुदरत की मर्जी के ऊपर वाले ने मुझे बादशाह की पुत्री बनाकर धरती पर भेजा। मेरे पिता ने नफरत के कारण मेरी शक्ल कभी ना देखी। मेरी माँ मलिका थी, उसी ने मुझे बड़े प्यार से पाला पोसा, मेरी परवरिश की। मगर अब जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई तब पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास रहूं? अब बादशाह की पुत्री एक नेक दिल बेऔलाद जोड़े को मिली जिसने उस पुत्री की कदर की। अरे ये कैसी बात कही तूने? तू तो आज से मेरी पुत्री है, पुत्री, लावारिस नहीं तू। इतनी सुंदर, बिल्कुल परी जैसी पुत्री। क्या बात है, ये तो एक सुंदरता की नूरत है। इस पुत्री को आज से मैं अपनी पुत्री कहूंगा। इसका पिता मैं हूँ और मैं सबको खुशी खुशी बताऊंगा कि ये पुत्री ऊपर वाले ने हमें दरिया पर से दी है। वो आज से ये मेरी सगी औलाद है। अजी खामोश रहो, किसी से ना कहना कि पुत्री हमें दरिया से मिली। समझो ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली और मेरा सपना सच हुआ। बस आज से ये हमारी पुत्री है और ये दरिया मेरे लिए पवित्र साबित हुआ जिसने मुझे और तुम्हें माता पिता बनने की खुशी दी। अब हम इस पुत्री को प्यार देंगे, इसकी सेवा करेंगे। किसान और उसकी पत्नी पायल को घर ले जाते हैं तो किसान की नजर पायल के हाथ में पड़े सोने के कड़े पर पड़ती है। ये सोने का कड़ा इस पत्री के हाथ में क्या कर रहा है? क्या तूने इसे बनाया है? क्या पिता बनकर तुम अक्ल खो बैठे हो? हम गरीब लोग हैं, मेरे पास इतना कीमती सोने का कड़ा कहाँ से आएगा? अरे वो एक राजकुमारी है, मत भूलो कि उसके लिए ये सोने का कड़ा आम सी चीज है। बहुत ही खूबसूरत कड़ा है। लालच ना करो कबीर, ऊपर वाले का धन्यवाद करो। धन्यवाद। मेरे मन में लालच है ही नहीं, मुझे पायल से प्रेम है। समय बीतता जाता है और एक रोज पायल गांव की सैर कर रही होती है कि पायल की नजर उसके पिता कबीर पर पड़ती है जो अपने मित्र मोहन के साथ खेतों में बीज बो रहा होता है। अरे गर्मी से जान निकली जाती है मित्र, अभी तो बहुत से बीज बोने हैं, कैसे बो सकूंगा? एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल है। पिताजी आप बैठे, मैं अभी अभी बस कुछ ही समय में ये सारे बीज बो देती हूँ। अरे बिटिया क्या बात करती हो, सारा गांव मिलकर भी ये बीज नहीं बो सकता, इस काम में कई दिन लग जाएंगे। तुम भला कैसे ये काम कर सकोगी, वो भी तनो तना? बिटिया मोहन ठीक कहता है, जिद ना करो। पिताजी आप निश्चिंत हो जाएं, मैं कर लूंगी। आप मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगी।
अब देखते ही देखते 100 लोगों का काम कबीर की इकलौती पुत्री पायल ने कर लिया और सारे बीजों को घंटे भर में खेतों में बो दिया। वाह वाह बिटिया, तुमने जो कहा था सच कर दिखाया। सारा गांव मिलकर भी इतना काम नहीं कर सकता था। धन्य हो कन्या, धन्य हो। लाजवाब, बहुत खूब पायल, मेरी सुंदर बिटिया रानी। क्या चमत्कारी और करिश्माती काम कर डाला मित्र। तुम मानो ना मानो, मेरी पुत्री बहुत ही भाग्यवाली और शक्तिशाली है। तो कुछ गंदुम किसान का मित्र मोहन किसान के घर ले आया। कबीर, देखो तो जरा क्या ताजा और अच्छी फसल पकी है। जवाब ही नहीं इन गंदुम के दानों का, कितने सुनहरे हैं। अब मोहन के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना किसान की पुत्री से कुछ अपने मतलब का भी काम निकलवा लिया जाए। फिर एक रोज, अरे पायल पत्री, जरा मेरे पास आ तो। ऐसा करके मेरे पास एक छोटा सा चावल का खेत है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, मगर वो जमीन बंजर हो गई है। जरा तू ये कुछ दाने जमीन में अपने हाथों से बो दे, शायद मेरी जमीन दोबारा अनाज उगल दे और इस बेजान धरती में दोबारा जाना जाए। लाए मोहन काका, बस इतनी सी बात, मैं आपका काम कर देती हूँ और आपकी समस्या का हल हो जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी जमीन दोबारा अनाज देना शुरू कर देगी। ये कहकर पायल ने मोहन के हाथों से चावल के बीज लेकर खेत में बो दिए और अगले ही रोज बरसों पुरानी बेजान जमीन में से चावल की फसल फूटना शुरू हो गई। ये मंजर देखकर गांव के सदस्यों को लगा कि पायल में कुछ ना कुछ खास बात है। अरे, इस किसान की पत्री में जरूर कोई खास रहस्य छिपा है। जभी तो मोहन की बरसों पुरानी बेजान में जमीन दोबारा जान आ गई और अब मोहन दोबारा अमीर हो जाएगा। पायल खड़ी सबकी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसे तो खुद ही नहीं मालूम था कि वो करिश्माती कारनामे आखिर कैसे कर पाती है। लोगों की ये बातें सुनकर पायल रोती रोती दरिया के पास जा बैठी और खुद से रोते रोते बोली, सब ठीक ही तो कहते हैं। मैं इतनी शक्तिशाली हूँ तो आज तक मैं पिताजी को अमीर क्यों ना बना सकी। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, वरना सबसे पहले अपने माता पिता की गुर्बत का पालन करती। अचानक दरिया से तेज मौजें उठी और आवाज आई, पायल, पायल, इधर देखो मेरी ओर, उदास नहीं होते। कौन है? कहाँ से आवाज आई? आप कौन है? और मुझे नजर क्यों नहीं आती? तुम मुझे एक खास समय पर देख पाओगी, मगर अभी सिर्फ मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारे मित्र हूँ, निराश नहीं होते। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे पिताजी अमीर हो जाएं, तो सुनो, यहाँ दरिया से थोड़ा सा जल उठाकर अपने पिता के खेतों में डाल देना। वो खेत तेजी से फसल उगाएंगे और खूब पैसे कमाना। यूँ तुम्हारे पिताजी एक गरीब किसान से एक अमीर जमींदार बन जाएंगे, मगर ये रहस्य की बात किसी को ना बताना। पायल ने आवाज से कहा, सच? अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हारी सच्ची मित्र बन जाऊंगी। ये कहकर पायल ने दरिया से जल उठाया और उसे अपने पिता के खेतों में डाल दिया। जिस समय पायल ऐसा कर रही थी तो उसके पिता खेतों में ही मौजूद थे। पायल के खेतों में जल छिड़कते ही अगले रोज सारा खेत हरा भरा होकर लहलहा उठा और किसान बहुत खुश हुआ। मेरी पुत्री, तू वाकई बड़ी शोभ और खास है। बता, तुझे ये जादू किसने सिखाया? तू बड़ी शक्तिशाली निकली। पिताजी, मैं ये रहस्य आपको अच्छे समय पर बताऊंगी। अभी आप शहर जाकर इस अनाज को बेच दें, ताकि इससे जो पैसे मिले तो आप इसका कारोबार करके अमीर हो सकें। अब रोजाना दरिया का जल पायल खेतों में छिड़कती और फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती। किसान अनाज को शहर बेच आता और वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता।
किसान इतना अमीर हो गया कि अब उसने बड़ी सी हवेली बना ली और गांव में कई फैक्ट्रियां बनाकर गरीबों को रोजगार दिया। लो जी लो, अब तो हमारी बात पर विश्वास हुआ कि ये पायल अपने अंदर कोई जादुई शक्ति रखती है। देख लो, चंद महीनों पहले जो किसान गरीब था, अब वो गांव के मुखिया, जमींदार और ठाकुर की बराबरी कर बैठा। जब पायल चमत्कारी काम कर रही थी तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। अब गांव के जमींदार ने चाहा कि वो पायल को अगवा कर ले ताकि पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाए। आज ये सोने की चिड़िया हमारी हो जाएगी। उस किसान की इतनी औकात के मुझसे ज्यादा अमीर हो जाए, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। मेरे नौकरों, जाओ और जाकर पायल को अगवा करके काल कोठड़ी में कैद कर दो। अब जमींदार के 2 नौकर रात के अंधेरे में किसान की हवेली में गए और पायल को अगवा करने की कोशिश करने लगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कौन है तुम लोग? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी हवेली में आकर घुस गए? हम तुझे अगवा करने आए हैं। खामोश हो जा लड़की और हमारे साथ चल, वरना तेरी मौत हमारे हाथों लिखी है। अभी जमींदार के नौकर लड़की को अगवा करके हवेली से बाहर लेकर जाना ही चाहते थे कि अचानक एक तेज हवा चली और पायल के हाथ में पहने हुए कड़े से एक रोशनी की किरण निकली। फिर नौकरों का बुरा हाल हो गया और उन्होंने खुद ही पायल को छोड़ दिया। अरे कौन है? मुझे किसने इतना जोर से थप्पड़ मारा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा गाल लाल हो गया, मुझे चक्कर आ रहे, मुझे डर भी लग रहा है। माफ कर दे पायल, गलती हो गई कि जमींदार के कहने पर तुझे अगवा करने आ गए। हाय हाय, क्या गजब है। कौन था मेरा हाथ इतनी शक्ति से मोड़ा कि अब तो मेरा हाथ काम ही नहीं करता। अरे मुझे तो लगता है मेरा हाथ अगर कुछ समय और मोड़ा रहता तो टूटने ही वाला था। हवेली में नौकरों की आवाजों से शोर हुआ तो फौरन किसान और उसकी पत्नी आए। उन्होंने देखा कि जमींदार के नौकर हवेली से डरकर दूर भाग रहे हैं और पायल हंस रही है। बड़े आए मुझे अगवा करने वाले, खुद की इतनी पिटाई हुई कि मुझसे डर कर भाग गए। अब पायल ने सारी दुर्घटना अपने माता पिता को बताई और पायल, तू हंसना बंद कर पत्री। यहाँ मेरा खौफ से दम निकला जाता है। तू मेरी इकलौती पत्री है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरा पिता मर जाता। धन्यवाद हो ऊपर वाले का जिसने तेरी रक्षा की और तू यहाँ हंस रही है। अरे मेरे मन से पूछ, तुझे आज भी आती तो तेरी माँ का अंतिम संस्कार हो जाता। बस चलो रोशी, असी वक्त सामान बांधो। मुझे ऐसे गांव में नहीं रहना जहां मेरी पुत्री की जिंदगी सुरक्षित ना हो। मैं जानता हूं कि गांव वाले और जमींदार जी मेरी पुत्री के दुश्मन क्यों हैं। लोग कहते हैं कि पायल में कुछ खास रहस्य छिपा है, जभी तो मुझ जैसा गरीब किसान अमीर हो गया। और पायल, खबरदार जो तूने किसी को भी अपना करिश्माती काम दिखाया, इसी कारण सब तेरे दुश्मन बन गए। अब पायल को गांव वालों और जमींदार से छिपाने और इसके अगवा के डर से किसान और इसकी पत्नी ने गांव छोड़ दिया और साथ ही बगैर किसी लालच के किसान ने पुत्री की रक्षा के कारण अपना खेत और हवेली समेत सारी दौलत छोड़कर जंगल में जाकर जिंदगी बितानी शुरू कर दी। अब जंगल में पायल और उसके माता पिता का बसेरा हो गया। उन्होंने जंगल में मुश्किलात का सामना किया मगर मजबूरी में रहने लगे। कुछ रोज बाद देख रोशी, जिंदगी का कुछ पता नहीं, उसने कैसा पलटा खाया। कभी हम गरीब थे तो कभी जल्द अमीर हो गए, अब दोबारा हमारे हालात पर गुर्बत छा गई। क्या तुमको गांव छोड़ने पर अब अफसोस हो रहा है? मेरी पुत्री की जान जिस जगह भी खतरे में हो, मुझे वो जगह पसंद नहीं। मेरे लिए धन दौलत कुछ भी मायने नहीं रखती। मुझे मेरी पुत्री अजीज है। मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। दरिया से पानी लाना, लकड़ियाँ काट कर आग रोशन करके भोजन का इंतज़ाम करना जंगल में मुश्किल है। बस इसलिए आज गांव याद आ गया। पिताजी, मैं दरिया पर से चलने आया करूँगी, आप क्यों परेशान होते हैं? खबरदार, पायल, दरिया के करीब भी ना जाना। मैं नहीं चाहता कि कोई गांव वाला तुझे देखे तो फिर तेरे पीछे पड़ जाए। अरे प्यास से दम निकला जाता है, अभी लकड़ियाँ भी काटना है और भोजन भी पकाना है। मेरे शरीर में जान नहीं,
कि दरिया पर जाकर जल लाऊं और लकड़ियां काटकर भोजन तैयार करूं। अब समय बीतता गया। अभी किसान और रोशी ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक पायल का सोने का कड़ा चमका और उसमें से रोशनी निकली। मगर पायल के माता पिता ने कड़े के उस रोशनी पर ध्यान ना दिया, क्योंकि वो कुछ और ही देखकर हैरान थे। अरे ये लकड़ियों का गट्ठर कहाँ से आ गया? अभी तो यहाँ कुछ भी ना था। और ये देखो, यहाँ झोपड़ी के कोने में एक ताजे और ठंडे जल से भरा हुआ गढ़ा भी रखा है। लगता है कि ऊपर वाले की हम पर कोई खास कृपा हो गई है। ऊपर वाले मुझे इतना शक्तिशाली हस्ती बना दे कि अपने माता पिता और हर इंसान और जानवर की मदद कर सकूं और कोई हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाए। समय बीतता गया और किसान, उसकी पत्नी और पायल छिपकर जंगल में जिंदगी गुजारते रहे। यूं ही कई वर्ष बीत गए और पायल मजीद खूबसूरत पुत्री बन गई। तो वहीं समय के साथ साथ किसान और उसकी पत्नी की उम्र ढलने लगी। मेरी बेटी जवान है, सोचता हूँ कि उसके विवाह का समय करीब आ जाएगा, तो कैसे उसे इस जंगल से ब्याहूंगा। जंगल में भी किसी के रिश्ते आए हैं क्या? अरे मुझे पायल की चिंता होती है। हमारे संस्कार अच्छे हैं, मगर फिर भी जंगल में कोई किसी से रिश्ता नहीं जोड़ता। चलो गांव वापस चले। मुझे पायल की सुरक्षा ने जंगल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। अब गांव वापस तो कभी नहीं जाऊंगा। दूसरी ओर उसी जंगल में एक डाकू ने रात गुजारने के लिए अपनी झोपड़ी बनाई और झोपड़ी के आगे आग रोशन करके बैठ गया कि उसकी नजर एक दूसरी झोपड़ी पर जा पड़ी, जहां एक लड़की आग जलाकर भोजन तैयार कर रही थी। कितनी सुंदर लड़की है, सुबह इससे मिलने जाऊंगा। हैरत है कि इस जंगल में तन्हा रहती है। अब सुबह हुई तो पायल लकड़ियां काटने गई, जहां उसने डाकू को देखा। सन, लड़की तू कौन है और जंगल में क्या कर रही है? तेरे हाथ में ये सोने का कीमती कड़ा कहाँ से आया? हैरत है कि तू जवान जहां होकर इस जंगल में तन्हा रह रही है। पायल खामोशी से जाने लगी तो डाकू ने उसका रास्ता रोका। कहाँ जा रही है खूबसूरत कन्हैया? अब तो मुझसे बच नहीं सकती। मैं तुझे अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा और तुझसे विवाह करूंगा। तेरे हाथ में जो खूबसूरत कड़ा है बड़ा ही चमकता है, उसे मुझे दे दे, वरना अच्छा ना होगा। दूर हट जाओ मुझसे, करीब मत आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा ना होगा। तुमको नहीं मालूम कि मेरे पास शक्ति मौजूद है जो तुमको जलाकर भस्म भी कर सकती है। अब पायल अपनी झोपड़ी की ओर भागी और डाकू उसके पीछे पीछे भागा। डाकू ने देखा कि पायल दौड़ती दौड़ती अपनी झोपड़ी में चली गई है, तो डाकू भी झोपड़ी में गया और बाहर निकल कन्या, बाहर निकल, वरना तेरी झोपड़ी में घुसकर तुझे ले जाऊंगा। तू मुझे अभी जानती नहीं। तुम कौन हो और किस कन्हैया की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं आई। शर्म करो, किसी कन्या के पीछे पड़े हो? क्या तुम्हारे घर में महिलाएं नहीं? अपनी बकवास बंद करो। मैं उसी कन्या की बात कर रहा हूँ जिसके खूबसूरत हाथों में सोने का कड़ा पड़ा हुआ है। मुझे वो कन्या और वो सोने का कड़ा दोनों ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। कहीं तुम दोनों ने कड़े की लालच में उस कन्या को छिपा तो नहीं दिया? अब सोने के कड़े का सुनकर किसान बोला, हाय हाय मेरी पायल, मेरी पत्री, तुम कहाँ हो? ऐ डाकू, तूने मेरी पत्री को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? बता, मेरे पुत्री कहाँ है? बोल। अच्छा, तो वो तेरी पुत्री है। क्या कमाल पुत्री है, एकदम सुंदर। चलो वो न सही, तो अब तुम दोनों को कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा। फिर तुम्हारी पुत्री खुद तुम्हारी तलाश में मेरे पीछे आ जाएगी। अब डाकू ने बदमाशी दिखाकर किसान और उसकी पत्नी रोशी को अगवा कर लिया और अपने साथ ले गया। फिर उन्हें कैद कर दिया। तो दूसरी ओर, माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ हैं? मुझे क्यों नहीं दिखते? मेरे पीछे एक बदमाश डाकू लगा था, अब वो जा चुका है, मगर आप कहाँ हैं?
अब पायल ने अपने माता पिता को जंगल में खूब ढूंढा, मगर उसे माता पिता ना मिले। वो उदास होकर रो पड़ी और समझी कि वो कहीं खो गए हैं। समय बीतता गया। माता पिता की याद में पायल रोती रही और झोंपड़े छोड़कर दरिया के किनारे रहने लगी। मैं अकेली रह गई। माता पिताजी, ना जाने आप दोनों कहाँ हैं? क्या मैं आपको याद नहीं आती? मैं कैसी पुत्री हूँ जो अपने माता पिता को संकट से ना बचा सकी। पायल अभी खुद से ये बातें कर ही रही होती है कि उसे एक खूबसूरत गाय नजर आती है जो बार बार दरिया के जल को देख रही थी। ऐ खूबसूरत गाय, क्या तुझे प्यास लगी है? आजा, मैं तुझे जल पिला देती हूँ। अब गाय पायल के करीब आई और पायल ने उसकी मदद की, उसे जल पिलाया। अरे तू तो बड़ी प्यासी थी, मुझे देख, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मैं अकेली हूँ और लगता है कि तू भी मेरी तरह अकेली ही है। चलो हम दोस्ती करके इस जंगल में एक दूसरे का सहारा बन जाएं। अब गाय और पायल की दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। 18 वर्ष की उम्र में जवान पायल अपने अंदर एक ताकतवर शक्ति को महसूस करती थी। पायल को खुद भी लगता था कि सच में उसके अंदर कोई खास रहस्य छुपा है। अब समय बीतता गया। अरे अरे ओ बकरी, तुझे क्या हुआ? क्यों रोती है? किसी ने मारा है क्या? ओहो, तुम तो बहुत ज्यादा तकलीफ में लगती हो। ऐसा करती हूँ कि इस बकरी की मरहम पट्टी कर देती हूँ ताकि इसे आराम आ जाए और ये बेज़बान मेरे लिए प्रार्थना करे तो शायद मेरे माता पिता मुझे मिल जाएं। अब पायल ने गाय के बाद एक बकरी की मदद की और गाय के साथ बकरी को भी मित्र बना लिया। और कुछ समय बाद ही कोई है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ अकेला फंस गया हूँ। और आवाज की ओर बढ़ी। कौन है आप और आपको इस जंगल में किसका डर है जो आप सुरक्षा की मदद मांग रहे हैं? राजकुमार पायल की सुंदरता को देखकर हैरान हो गया और पायल को देखते देखते जैसे सपनों में खो गया। मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्यों जोर जोर से रक्षा के लिए आवाज दे रहे थे? मैं एक राजकुमार हूँ। मैं जंगल इसलिए आया था ताकि जानवरों का शिकार कर सकूं, मगर यहाँ तो आकर संकट में फंस गया। एक शेर मेरे पीछे पड़ गया है, क्या करूं? आपसे विनती है कि आप मुझे बचा लें और आप मुझे बचा लीजिए। अचानक राजकुमार की नजर बकरी पर पड़ी। अरे ये बकरी यहाँ क्या कर रही है? मैंने इसका शिकार किया था और सोचा था कि ये तो अब तक मर गई होगी, मगर वाह रे तेरी किस्मत, तू अभी तक जिंदा है। ओहो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? बेज़बान जानवर का शिकार करते हो। हाँ, ये जिंदा है क्योंकि मैंने इसकी सुरक्षा की, इसको जल पिलाया, इसकी मरहम पट्टी की और इसे सुकून दिया। तुमको तो चाहिए कि इस बकरी से माफी मांगो। अब मैं इस बेजुबान बकरी से माफी मांगकर क्या करूंगा? वैसे तुम मुझे एक रहमदिल लड़की दिखाई देती हो। तुम कहाँ रहती हो? क्या इसी जंगल में तुम्हारा बसेरा है? मैं तुमको कुछ नहीं बता सकती। तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। चलो आओ, अब तुम मेरे मेहमान बन ही गए हो तो मैं तुम्हें भोजन खिलाऊं और जल पिलाऊं। हाँ, तुमने सही समझा। मैं एक रहमदिल लड़की हूँ। इंसान और हैवान दोनों ही की मदद करती हूँ। चलो, अब हैवान की मदद करने के बाद एक इंसान मेरी मदद का तलबगार है तो मैं तुम्हारी भी मदद कर दूंगी। तुम यहाँ शेर से बचकर पनाह ले सकते हो। मुझे तुम्हें देखकर विश्वास नहीं होता कि इस घने जंगल में इतनी खूबसूरत और रहमदिल लड़की भी हो सकती है। वैसे एक सवाल करूं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? राजकुमार के सवाल पर पायल रोने लगी और उसने अपने माता पिता के साथ होने वाली सारी दुर्घटना राजकुमार को बताई। राजकुमार दुर्घटना सुनकर बहुत उदास हुआ कि इतने में शेर अचानक जंगल में दोबारा आ गया और राजकुमार को देखकर गुर्राने लगा। और अब राजकुमार के साथ साथ पायल, गाय और बकरे की जान भी खतरे में पड़ गई। कोई बचाओ, मदद करो, कोई बचाओ हमें। अब मेरे साथ साथ तुम्हारी हत्या भी हो जाएगी। माफ करना, तुम्हें भी खतरे में डाल दिया। आंखें बंद करो, शेर हमारे करीब आ रहा है। हमारी रक्षा मुश्किल है, कोई मददगार नहीं। अब शेर करीब आ रहा था
कि अचानक सारे जंगल में रोशनी फैल गई और गाय एक खूबसूरत परी के रूप में बदल गई। परी को देखकर राजकुमार और पायल हैरान रह गए। पायल डरकर सवाल करने लगी, आप कौन है? घबराओ मत, मैं परी हूँ और जो दरिया से तुमसे बातें करती थी वो आवाज जो तुमको सुनाई दी थी वो मेरी ही तो थी। तुम्हारी मदद को आई हूँ मैं। फिर जादू से शेर को पत्थर का बना दिया परी ने। अरे पायल, तुमने मेरी मदद की, मुझे जल पिलाया, अपने साथ रखा तो मैंने भी संकट के समय तुम्हारी मदद की। और सुनो, मैंने तो तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारी मलिका माँ से वादा किया हुआ था कि हर मोड़ पर तुम्हारी रक्षा और मदद करूंगी। मगर वो कैसे? ये सोने का कड़ा जादुई है जो तुम्हें दरिया के पास से मिला और तुमने पहना। ये कड़ा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा था और तुम्हें शक्तिशाली बना दिया। इस सोने के कड़े को कभी न उतारना। ये दरिया और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक निशानी है। परी ने 18 वर्ष पहले की सारी दास्तान पायल को सुनाई। तुम्हारे पिताजी एक बेरहम बादशाह थे और जब मैं गाय के रूप में प्यासी थी तो दरिया पर जाकर जल पी रही थी। उसी समय उन्होंने मुझे मार दिया और मैं प्यासी इस दुनिया से जल बसी और मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस दरिया में बस गई। प्रिय, अब मेरी भी एक समस्या का पालन कर दो। मुझे पायल बहुत पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, मगर समस्या ये है कि मेरे माता पिता जब तक पायल के माता पिता से नहीं मिलेंगे तो वो हमारे विवाह पर राजी नहीं होंगे। बस इतने से इच्छा, ये लो, मैं अभी डाकू की कैद से पायल के माता पिता को रिहा करा देती हूँ। परी ने मंत्र पढ़ा और जादू से पायल के माता पिता यानी कि किसान और रोशी कैद से रिहा होकर जंगल में आ गए। पायल अपने माता पिता से मिलकर बहुत रोई और माता पिता ने उसको बहुत प्यार किया। मेरी समस्या का पालन हो गया है। मैं परेशान था कि मेरी बेटी पायल के लिए इस जंगल में कौन रिश्ता लेकर आएगा, मगर परी, तुम्हारे कारण अब मेरी पुत्री का विवाह एक राजकुमार से हो जाएगा। नहीं किसान, मेरे कारण कुछ भी नहीं हुआ। ये तो तुम्हारी अच्छाई और नेकी थी जो तुम्हारे आगे आ गई। पायल एक रहम करने वाली लड़की थी जिसने हमेशा दूसरों की मदद की। मगर मैं खुश हूँ कि मैं बेऔलाद था और मुझे पायल जैसी पुत्री मिली जिसने मुझे पिता कहा और मुझे माँ कहकर बुलाया। मेरी माँ बनने की इच्छा को पूरा किया। मेरे कान तरस गए थे कि कोई मुझे माँ कहे। तुम दोनों ने औलाद जैसी नेमत की कदर की। पायल को अपनी सगी औलाद से बढ़कर प्यार दिया और कभी फर्क नहीं किया। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान अच्छा होता है तो नेकी और अच्छाई उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। सब ने परी का धन्यवाद किया और परी दोबारा दरिया में जाकर गायब हो गई। जल्द ही राजकुमार और पायल का विवाह हो गया और किसान अपनी खूबसूरत और भाग्यशाली पुत्री का हाथ राजकुमार जैसे सुरक्षित हाथों में देकर बहुत खुश हुआ।